चैप्टर नंबर 5 के जो टॉपिक्स इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे वो हैं इंट्रोडक्शन, वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर एंड वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन, हम वेक्टर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट और उसके आगे एक एरो लगाते हैं। लाइन की जो लेंथ होती है वो बेसिकली जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जाहिर करती है, और जो एरो है, एरो उसकी डायरेक्शन को शो करता है। दूसरी बात, हम हमेशा एक वेक्टर को शो करने से पहले एक स्केल क्रिएट करते हैं कि आखिर किस तरह, जिस तरह हमारे पास एग्जाम्पल में लिखा है, से अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 1.0 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसके लिए जो हम वेक्टर इस्तेमाल करेंगे उसमें वेक्टर की लेंथ जो होगी वो 1.0 सेंटीमीटर होगी। हम आगे चलते हैं तो इससे ये टॉपिक हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रेफरेंस एक्सिस और रेक्टेंगुलर एक्सिस, बेसिकली ये वो एक्सिस होता है कि जिससे रेफरेंस पर हम कोई भी एंगल लेते हैं। जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, इफ अ बोट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन अ डायरेक्शन making an angle 30 degree with the bank of river, the velocity of the boat can be conventionally represented by considering the x-axis parallel to the bank of river. इस एग्जाम्पल में जो हम रेफरेंस एक्सिस हमारा ले रहे हैं वो है एक्स एक्सिस, क्योंकि हम एक्सिस के रेफरेंस पर ही 30 डिग्री का एक एंगल बना रहे हैं। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमारा जो एंगल है वो है 30 डिग्री, और ये किसके रेफरेंस पर है? ये एक्स एक्सिस के रेफरेंस पर। इसका मतलब एक्स एक्सिस हमारा रेफरेंस एक्सिस और रेक्टेंगुलर एक्सिस है। अ लाइन सेगमेंट मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with x-axis gives magnitude and direction of velocity of the boat by considering x-axis parallel to the bank of river. Parallel to the bank of river means कि हम कंसीडर कर रहे हैं एक्स एक्सिस को कि ये पैरेलल है बैंक ऑफ रिवर। मींस जो हम बैंक ऑफ रिवर की रेफरेंस पर जो हमें एंगल चाहिए थी वही हम एक्स एक्सिस को उसकी जगह पर सपोज करके या उसको रेफर कर हम कंसीडर कर वहां से एंगल ले रहे हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो लाइन ड्रॉ हमने की है इसकी जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें क्या शो कर रही है? ये हमें बेसिकली लेंथ शो कर रही है। लेंथ शो कर रही है कि, और लेंथ किस तरह शो कर रही है कि ये कितनी स्पीड में जा रही है। ठीक है, और एरो उसका क्या शो कर रहा है? एरो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, हम जब भी एक वेक्टर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ एक्सटेंड हो जाता है उसी डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव नंबर होता है। अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतना ही इंक्रीज होता है, लेकिन एक रिवर्स डायरेक्शन में। याद रहे, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इजी हो जाएगा। सपोज वेक्टर v is multiplied with 2, -2 and 0। जब हम वेक्टर v, ये वेक्टर हमारे पास है, जब भी हम इसको +2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। जब हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। उसी जगह जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वेक्टर एक डॉट बन जाता है, 0 v। ठीक है, और ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। हम जब भी एक वेक्टर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। या हम इसको दूसरे अल्फाज में ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर
कि जिससे कि एडिशन के बाद जो हमारे पास सम करने के बाद जो हमारे पास आंसर आए वो 0 है। जैसे हम 1 के साथ प्लस करें -1 तो आंसर क्या आएगा 0, या 1 -1 आंसर क्या आएगा 0। तो 1 का नेगेटिव वेक्टर क्या है -1। सेम मैग्नीट्यूड होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। जिससे हमारे पास ये एक वेक्टर ए, इसको जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है -a। वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन इज द सम ऑफ गिवन वेक्टर। वेक्टर एडिशन दरअसल एडिशन होता है दो वेक्टर्स का, कि आखिर हम उनको ऐड किस तरह करते हैं। वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करते हैं। फर्स्ट वेक्टर जो होता है वो हम ड्रॉ करते हैं, फिर जो सेकंड वेक्टर होता है हम उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर की हेड से ऐड करते हैं, मतलब उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं। फिर जो हमारा लास्ट में रिजल्टेंट वेक्टर होता है, कि जो हमें आखिर में रिजल्ट देता है, हम उसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ और उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ ऐड करते हैं। उसकी जो लेंथ होती है वो हमें मैग्नीट्यूड देती है और डायरेक्शन हमें एरो हमें डायरेक्शन शो करता है। A car travels 200 kilometers west, 100 kilometers south, finally 150 kilometers at an angle of 60 degrees south of east. What is the next displacement of the car? Next displacement of the car आपसे रिजल्टेंट मांग रहा है कि आखिर उसकी नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आए हम चार्ट पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप नेविगेशन चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर नेविगेशन हमें दी गई है, ठीक है। अब हम चेक करें, नॉर्थ इस तरफ है, ईस्ट इस तरफ, साउथ इस तरफ एंड वेस्ट इस तरफ, ठीक है। यहाँ कह रहा है हमें 200 किलोमीटर वेस्ट। याद रहे हम चार्ट पे सबसे पहले शो करते हैं कि हम जो मेजरमेंट्स ले रहे हैं या जो स्केल्स ले रहे हैं वो किस हिसाब से ले रहे हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं 200 किलोमीटर वेस्ट। 200 किलोमीटर को हम शो कर रहे हैं 50 kilometers is equal to 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब है 50 किलोमीटर जो गाड़ी चलती है उसको हम स्केल पर 1 सेंटीमीटर से शो करते हैं। तो आए सबसे पहले अपना एक फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। कहता है कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर वेस्ट। वेस्ट इस तरफ है, 200 किलोमीटर कितने होता है 4 सेंटीमीटर। तो हमने एक लाइन इस तरफ ड्रॉ की, ठीक है। देन 100 किलोमीटर साउथ, मीन्स साउथ की तरफ जा रहा है, कितने किलोमीटर 100। अगर 50 को हम 2 मरतबा कर रहे हैं तो 100 हो रहा है, तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब लाइन कितनी ड्रॉ करेंगे 2 सेंटीमीटर। यहाँ हमने 2 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। एंड फाइनली 150 किलोमीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। अब जो हमारा थर्ड एंगल है वो कितने पर है 60 डिग्रीज। थर्ड वेक्टर है 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर मीन्स 3 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले तो हम एंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर एंगल कर लेते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं 3 सेंटीमीटर की। देन हम इन वेक्टर्स की एडिशन कैसे करते हैं। हेड टू टेल रूल याद रखा जाए। ये इस वेक्टर की टेल है एंड दिस इज इट्स हेड। टेल हेड, यहां पर टेल एंड दिस वन इज हेड, ठीक है। तो हम इन सबको ऐड करते जाते हैं। सबसे पहले तो हमने फर्स्ट वेक्टर हमारा 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसकी हेड से सेकंड वेक्टर की टेल हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। देन हम आते हैं थर्ड वेक्टर पर। थर्ड वेक्टर जो अभी हमने ड्रॉ किया है, हम इधर भी एक डॉटेड लाइन लेते हैं ताकि हमें मेजर करने में इजी रहे। एंड वी ड्रॉ अ लाइन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट एंगल 60, ठीक है। देन आखिर में जो हमारा
वेक्टर है ये कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें जो फर्स्ट वेक्टर है इधर टेल होती है एंड जो लास्ट वेक्टर है उधर हेड आता है। यहाँ पर उसका हेड एंड इस लास्ट वेक्टर की टेल। तो इसी तरह हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। पीछे हम जितनी भी बातें डिस्कस करके आए हैं वो सारी बातें ही इस पेज पर लिखी गई हैं। A certain body is acted upon by forces of 20 Newton, 30 Newton, 40 Newton, making an angle 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees respectively with x-axis. Find the magnitude and direction of resultant force. हमें इस क्वेश्चन में भी हमें रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है। ये सारी फोर्सेस जो 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन ये एक एंगल के साथ एक ही पॉइंट पर फोर्स लगा रही हैं। जो पॉइंट है ये। अब हमें इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना है। अगेन हम चार्ट पर फोकस करते हैं। जो हमारी फिगर है उसमें मेंशन किया गया है, उसमें नेविगेशन दी गई है। नॉर्थ इस तरफ, ईस्ट इस तरफ, साउथ इस तरफ एंड वेस्ट इस तरफ। तो याद रहे हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमारा वेक्टर है 20 न्यूटन जो कि एक 30 डिग्रीज पर फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर देखें आप 30 डिग्री पर फोर्स लगा रहा है। तो सबसे पहले हमें बताया गया रिस्पेक्टिवली विथ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के हिसाब से 30 डिग्री का फर्स्ट एंगल। तो हम फर्स्ट एक रेफरेंस एंगल देते हैं 30 डिग्री का एक्स एक्सिस के हिसाब से एंड देयर इज आवर 30 डिग्री। ठीक है, तो उसकी लेंथ भी क्या है, लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अब हमने इधर किस तरह किया, हमने इधर 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये स्केल है। ठीक है, ये हमारा मेंशन करना लाजिम होता है क्वेश्चंस में आंसर्स देने के लिए। उसके बाद सेकंड वेक्टर हमारा क्या है 30 न्यूटन है और उसका एंगल क्या है 60 डिग्रीज। अगेन हम एक यहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमारी मेजरमेंट्स इजी रहे। ठीक है, और अगेन हम एक एंगल लेते हैं 60 डिग्रीज का और 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की इधर। फिर हमारे पास थर्ड वेक्टर कौन सा है 40 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। मींस हम अगेन यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा एंगल लेने में हमें इजी होगा। एंड वी ड्रॉ अ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर दैट रिप्रेजेंट आवर 40 न्यूटन फोर्स। ये हमारा लास्ट थर्ड वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम रिजल्टेंट में हमारा रूल है टेल टू टेल एंड हेड टू हेड। तो इस तरह हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर की जो लेंथ मिलेगी वही हमारी फोर्स होगी। हमें इधर जो लेंथ मिली है वो मिली है 8.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है फोर्स टोटल कितनी हुई 82 न्यूटन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन बेसिकली एक फेमिलर कॉन्सेप्ट है एडिशन से। हम इसमें सब्सट्रैक्शन उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पहले एडिशन की है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि हमें साइन चेंज करनी होती है सेकंड वेक्टर की। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वेक्टर ए ड्रॉ करते हैं। देन जो हमारा वेक्टर बी होता है ये सिर्फ बी है और हमें क्या ऐड करना है, हमें माइनस बी से ऐड करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, -1 से। तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। साइन चेंज होने के बाद इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो हम a प्लस माइनस बी जब हम दोनों का इस तरह ऐड कर देते हैं हेड टू टेल रूल के हिसाब से, तो आखिर में जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है हम उसकी हेड को
लास्ट वेक्टर की हेड से और उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ ऐड करते हैं। तो इस तरह हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। फिर रिजल्टेंट वेक्टर की जो लेंथ होती है वो ही मैग्नीट्यूड होता है जो थर्ड वेक्टर है उसका। और जो टॉपिक्स चैप्टर नंबर 5 के इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे वो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, fill in the blanks, choose the best answer and true false. Trigonometric ratios. Trigonometric ratios basically रेशियो होता है साइड्स का, राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे हमारे पास एक फिगर है दिस वन, तो इसमें जो साइड्स हैं जैसे बेस है या हाइपोटेन्यूस है और परपेंडिकुलर है, इनके आपस में जो रेशियोज होते हैं उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। हमारे पास इस तरह के 3 रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, सबसे पहले तो हम ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं और इसकी साइड्स को पढ़ते हैं कि कौन सी साइड क्या कहलाती है। जो 90 एंगल, ये साइड जो 90 एंगल के अपोजिट जो लाइन होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और जो एंगल के एडजेसेंट साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं, और एंगल के अपोजिट साइड आखिर क्या बचता है हमारे पास, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसी तरह होते हैं। और फिर हमारे जो एंगल्स हैं जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनके लिए एक फॉर्मूला है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो सम एस, ठीक है, सम पीपल have curly brown hairs through proper brushing। आप जरा ये लाइन जो है, ये लाइन याद कर लें तो उससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये सेंटेंस याद करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इनको याद करना से ज़्यादा आसान आप अगर ये पोइम या एक लाइन में याद कर लेते हैं तो आपके लिए रेशियोज याद करने में आसानी हो जाती है। ये हमारे कुछ वैल्यूज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के 0 एंगल पर उनकी वैल्यू क्या है, 30 पर क्या है, 40, 60 एंड 90। ये वैल्यूज कांस्टेंट है और ये हमें याद करनी पड़ेंगी। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेसिकली एक वेक्टर को ब्रेक करना उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। जिस तरह हम पहले एडिशन कर रहे थे दो वेक्टर्स को आपस में ऐड कर और जो लास्ट में जो उसका थर्ड वेक्टर है, कोई भी फाइनल वेक्टर था, वो एक उसका रिजल्टेंट वेक्टर था। तो ये प्रोसेस उसका उलट ही है, समझे आप, जिसमें हमारे पास एक वेक्टर होता है जिसको ब्रेक करके हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। तो अब हम ये प्रोसेस किस तरह करते हैं, ये हम नेक्स्ट पेज पर हमारे एग्जाम्पल है, हम उस पर सॉल्व करते हैं और उसका पूरा प्रोसीजर रिटर्न में आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। जी, तो सबसे पहले हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, यहाँ पर जो वेक्टर ये है वेक्टर एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पॉइंट जिस पर ये अटैक कर रहा है या जिस पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा है इनिशियल पॉइंट और ये हमारा है फाइनल पॉइंट, हेड का पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, दो लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, एक बाय एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। ठीक है, ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल में हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम पॉइंट सी पर
अपनी पेंसिल या पेन जो भी आप रखना चाहें। उसके बाद एक स्केल से हम अगेन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे जो वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेंगी, और एक लाइन हम वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगी। फिर हम इनको कुछ नाम देते हैं। ये हमारा है एफ ऑफ वाई एक्सिस एंड एफ ऑफ एक्स। तो एक्चुअली ये एफ ऑफ एक्स इस वजह से और एफ ऑफ वाई इस वजह से कि ये हमारी फोर्स जो है ये उसके दो कंपोनेंट्स है, ये y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट। ठीक है, ये दोनों हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब हम y को यहाँ से लेके यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देन x को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, याद रहे कि इन एरोस की साइन चेंज नहीं होनी चाहिए। जिस तरह x एक्सिस इस जगह पे है तो इधर भी इसी जगह पर होगा, y एक्सिस यहाँ पर है तो यहाँ पर इस तरह शो होगा। ये हमारी फिगर बन जाती है और ये हमने इस फोर्स को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, एफ ऑफ आई, एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स। हम फोर्स वेक्टर जो हमारा पीछे हमने फिगर में जिस तरह हमने ड्रॉ किया है, हम उसको फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, एक्स वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो ये है cos थीटा इज इक्वल टू ओ ए डिवाइड बाय ओ सी। cos थीटा, जिस तरह मैंने आपको एक पीछे लाइन बताई थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर मीन्स कर्ली ब्राउन, ब्राउन मीन्स बेस, हेयर, हेयर मीन्स हाइपोजीनियस। ठीक है, तो हम इनको आपस में सॉल्व कर कर भी अपना एंगल मालूम कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इस लिहाज से हमारा एफ ऑफ एक्स क्या बनता है, बेस इज इक्वल टू हाइपोजीनियस मल्टीप्लाई बाय एफ कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा हमारा एंगल क्या है जो एक्स के रेफरेंस पर होगा और उस रेफरेंस से फोर्स लगाई जा रही है, जो फोर्स वेक्टर हमें गिवन है। ये F क्या है, F उस फोर्स की लेंथ है, cos थीटा के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और हाइपोजीनियस जो लेंथ हमें गिवन होगी। तो इस तरह हमें क्या मिल जाएगी, हमें बेस मिल जाएगी। और उसी तरह से ही हम साइन थीटा मालूम करते हैं। साइन थीटा जब हम मालूम करते हैं तो उसमें क्या होता है, सम pupil have means some pupil perpendicular have hypotenuse। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर मालूम हो जाएगा इज इक्वल टू हाइपोजीनियस मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। थोड़ी अब राइटिंग को नीचे सही वैल्यूज में लिखी हुई है तो आप समझ जाएं। ठीक है, इस तरह हमें क्या मिल जाएगा, हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा। और इसी तरह से फिर हमें दोनों कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, एफ ऑफ एक्स भी और एफ ऑफ वाई भी। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं किसके, फोर्स के, जो फोर्स वेक्टर हमें गिवन था। और ये हमने किस तरह मालूम किया, ये हमने फॉर्मूला से मालूम किया है। कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से हम एक वेक्टर किस तरह बनाते हैं, इसमें हम कोई फिगर इस्तेमाल नहीं करते, इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। तो चलें आए आज सीखते हैं हम यह चीज़। तो जब भी कभी हमें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई गिवन होते हैं, उनकी हेल्प से हम कैसे एफ वेक्टर मालूम करेंगे, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, जिसको सॉल्व करके हमारे पास ये फॉर्मूला मिलता है, एफ इज इक्वल टू रेडिकल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या मिलता है, एफ का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। मैग्नीट्यूड के बाद हमारे पास चाहिए क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल टू टर्निंग पर्पल ब्लैक मीन्स tan इज इक्वल टू, पर्पल मीन्स परपेंडिकुलर, ब्लैक मीन्स बेस। ठीक है,
तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हम A टू C हमारा परपेंडिकुलर है और O टू A ये हमारा बेस है। इस फॉर्मूले से हम मालूम करते हैं एंगल। यहाँ tan मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ जाकर tan इनवर्स हो जाता है और मल्टीप्लाई करता है OA एंड OA। इस तरह में क्या मिल जाता है, हमें थीटा एंगल मिल जाता है। अब हमें क्या मालूम करना है, फाइंड टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन विच इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्रीज पर के एंगल पर एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि फोर्स है 100 न्यूटन्स की। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। डेटा में हमारे पास फोर्स है, थीटा एंगल गिवन है, एक्स कंपोनेंट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो वाई कंपोनेंट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ वाई एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ कॉस थीटा, एंगल हमें गिवन है कॉस और फोर्स की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 डिग्री। 60 डिग्री किसके बराबर है, 0.500। तो हमें एफ ऑफ एक्स वेक्टर जो मिलता है वो कितना है, 15 न्यूटन। उसी तरह फिर जब y कंपोनेंट हम मेयर करते हैं तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। एंगल कितनी है, 60। 60 एंगल पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0.866। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.866, तो हमें एफ ऑफ वाई वेक्टर मिल जाता है। अब हमें दो कंपोनेंट्स वेक्टर्स के गिवन हैं और उनकी मदद से ही हमें रिजल्टेंट वेक्टर f मालूम करना है। हमें f ऑफ x और f ऑफ y गिवन है, f मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हमारा f ऑफ x कितना है, 3 न्यूटन एंड f ऑफ y 4 न्यूटन। ठीक है, तो डेटा लिखते हैं, f ऑफ x की वैल्यू और f ऑफ y की वैल्यू। हमने पीछे पाइथागोरस थ्योरम से एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो ये फॉर्मूला है f ऑफ x स्क्वायर plus f of y square under radical is equal to f, means f is equal to f of x square plus f of y square। हम f of x और f of y की वैल्यूज इनके पुट अंदर रख देंगे जो हमारा फॉर्मूला है उसमें, और वहां से फिर हमारे पास सॉल्यूशन आपके सामने किया गया है। रेडिकल 25, रेडिकल 25, रेडिकल से बाहर आता है तो क्या होता है, 5। मीन्स जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी जो फोर्स है वो कितनी है, 5 न्यूटन। और एंगल हम किस तरह मालूम करेंगे, एंगल हम मालूम करेंगे tan थीटा के फॉर्मूले से, जिसमें से हमारा जो tan इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड कर इनवर्स हो जाता है, और थीटा इज इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स इंटू एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके सामने सॉल्व की गई है। ये क्या हो जाती है, 16 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1.33। फिर हम कैलकुलेटर से tan इनवर्स 1.33 की वैल्यू निकालते हैं तो 53 डिग्रीज, अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्रीज मिलता है। हमने पीछे जितनी भी एक्सरसाइजेस की हैं या जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वही सेम मेथड्स आपके जो क्वेश्चंस बुक के अंदर गिवन है उन सब के अंदर भी सेम मेथड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये जो ब्लैंक्स हैं या ट्रू फॉल्स हैं या चूज द बेस्ट आंसर्स हैं, जितने भी हैं उन सब के अंदर सेम बातें ही बताई गई हैं, पूछ रहे हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो काइंडली प्रॉब्लम्स वगैरह जितने भी आपको आते हैं उनको जो जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं छोटी सी, आप उनको कंसीडर करते हुए सॉल्व करते जाएं। तो आए इस स्लाइड पर हम सॉल्व करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बताया था वेक्टर्स और स्केलर्स में क्या डिफरेंस है। स्केलर्स के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है अपने फुल इंफॉर्मेशन देने के लिए, जहां पर वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। तो हमारी फर्स्ट ब्लैंक में आएगा क्या, स्केलर, सेकंड ब्लैंक में वेक्टर। Vector is represented by a straight line in such a way that its length indicates dash and arrowhead indicates direction of the vector. Sorry, मैंने blank पढ़ ली।
लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड शो करती है और एरो उसकी डायरेक्शन। वेक्टर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड ग्राफिकली बाय डैश रूल, हेड टू टेल रूल। जैसे मैंने आपको पहले बताता आ रहा हूँ, जितने वेक्टर्स गिवन होते हैं उनको हम हेड टू टेल रूल से ऐड करते जाते हैं और इन द एंड जो फाइनल वेक्टर बचता है जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं उसको फिर हम हेड टू हेड और टेल टू टेल रूल के साथ ऐड करते हैं। उसकी जो लेंथ होती है वो हमें मैग्नीट्यूड देती है और जो उसका एरो हेड होता है वो हमें डायरेक्शन बताता है। द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज 90 degrees. The x and y component of a force acting at an angle theta with the x-axis are given by। अब एक फोर्स है जो एक्ट कर रही है एट एन एंगल थीटा, एक थीटा एंगल के साथ एक्स एक्सिस पे, तो हम उसके एक्स और वाई कंपोनेंट किस तरह देते हैं, जिस तरह हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं। एफ ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला है, एफ कॉस थीटा, और एफ ऑफ वाई का एफ साइन थीटा। उसके बाद इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये किसके बराबर थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो उसी की हेल्प से आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की मदद कर से बता सकते हैं कि उनके फॉर्मूलाज क्या होंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, perpendicular upon hypotenuse, cos theta base upon hypotenuse, tan theta perpendicular upon base. If f of x and f of y are rectangular components of a force f, then f is equal to, जो हम पीछे पैथागोरस थ्योरम पढ़ कर आए थे और उससे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, वही फॉर्मूला है f of x square plus f of y square under radical। फिर यहाँ पर आते हैं हमारे कुछ, इनमें से हमें आइडेंटिफाई करने करेक्ट आंसर्स। डैश इज अ स्केलर क्वांटिटी, इन सारी क्वांटिटीज में से स्केलर कौन सी है, डिस्टेंस। देन डैश इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क, डेंसिटी, ये दोनों क्वांटिटीज स्केलर हैं, और वेलोसिटी के साथ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी। टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। If a force F is multiplied by a number n, the magnitude of a new vector becomes, मैंने पहले भी बताया था कि वेक्टर को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो उतने टाइम ही उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो सिंपली हम चलते हैं, ये n प्लस एफ नहीं होगा, n माइनस एफ ये भी नहीं होगा, n इंटू एफ यही होगा आंसर। हमारा आंसर क्या है, n इंटू एफ। F divided by n ये भी गलत है। The unit of force in international system of units is, आंसर है न्यूटन। ठीक है। If a right angle triangle, the side opposite to the right angle triangle is called, मैंने पहले भी बताया था कि राइट एंगल के जो अपोजिट साइड से या राइट एंगल के बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में जो भी साइड होगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। In a right angle triangle, sin theta is equal to the ratio of some pupil have, sum तो आपका साइन हो गया, pupil have परपेंडिकुलर के दो हैं लेकिन pupil के बाद बेस आ रहा है, pupil have, तो ये हमारा D ऑप्शन इज करेक्ट। अगेन our final blank, if f of x and f of y are rectangular components of a force F, then tan theta is equal to, एंगल मालूम करने के लिए मैंने आपको पहले पीछे एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, tan theta is equal to f of y upon f of x। तो यहाँ पर देखते हैं, ये तो f of x upon f of y, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और ये f of y upon f of x, this one is our correct option। Choose true or false. Acceleration is a vector quantity. True.
cos theta is equal to base upon hypotenuse. Curly brown hairs. Yes, it is true. Then vectors can be added by head to tail rule. It's true. The process of splitting up single vector into two vectors is called composition of vector. मेरे ख्याल से ये बात सही कर रहा है ना? नहीं. कंपोजिशन ऑफ वेक्टर के अंदर हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड कर एक वेक्टर बनाते हैं, और स्प्लिटिंग के अंदर हम एक वेक्टर को ब्रेक करते हैं दो वेक्टर्स के अंदर. इसको हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो उसका मतलब ये जो फाइनल ब्लैंक है हमारी, ये फाइनली नहीं लेकिन नंबर 4 ये हमारी गलत है. Two components at right angle to each other are called